वीडियो बनाते हैं संविधान से संबंधित। जी हाँ, आज तो हम बनाने जा रहे हैं, कल बनाए थे सर्वोच्च न्यायालय पर और आज हम बनाने जा रहे हैं उच्च न्यायालय पर। और उच्च न्यायालय को ही हम हाई कोर्ट कहते हैं। इस वीडियो को सिर्फ सुने नहीं, इस पर नोट्स बनाते चले जाएं। अगर आप नोट्स बना लेते हैं तो याद रखिए, आपका यह मेहनत आपके जीवन को संभालने में जड़ी बूटी का काम करेगा, लक्ष्मण बूटी। तो ठीक है, हम उच्च न्यायालय की बात करते हैं। भारत के संविधान में इस बात का उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, लेकिन संसद को यह अधिकार है, वह चाहे तो एक से अधिक राज्य के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकता है। उच्च न्यायालय की जब हम बात करते हैं, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश को पद एवं गोपनीयता की शपथ राज्यपाल दिलाता है, तो वहीं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश होंगे, इसका निर्धारण राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के समय वह उस राज्य के राज्यपाल एवं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करता है। राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के समय उस राज्य के राज्यपाल, उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह मशविरा करता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश का कार्यकाल 62 वर्ष की आयु तक होता है। इस दौरान चाहे तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देकर अपने पद से मुक्त हो सकता। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश अपने पद का दुरुपयोग करता है या भ्रष्टाचार के मामले में दोषी पाया जाता है, तो ऐसे स्थिति में उसे हटाने के लिए जो कानूनी प्रक्रिया है, इसे हम संसदीय महाभियोग कहते हैं। यह संसदीय महाभियोग संसद के दोनों सदनों द्वारा 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। उच्च न्यायालय की बात कर रहे हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश को वेतन राज्य के संचित निधि से दिया जाता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को वेतन प्रति माह 2,50,000 रुपया दिया जाता है, तो वहीं अन्य न्यायाधीश को वेतन प्रति माह 2,25,000 रुपया देता है। इसके अलावा उसे निःशुल्क आवास, अन्य सुविधाएं एवं भत्ताएं दी जाती है। इतना ही नहीं, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश की योग्यता के विषय में भी उल्लेख मिलता है। नंबर 1, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, वह किसी अधीनस्थ न्यायालय में 10 साल तक न्यायाधीश रहा हो और वह किसी उच्च न्यायालय में 10 साल तक वकालत किया हो। हम देखते क्या है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के उपरांत वह लाभ का कोई पद धारण नहीं कर सकता। जिस न्यायालय में वह वकालत किया हो, उस न्यायालय को छोड़कर किसी भी अदालत में वह वकालत कर सकता है। हम देखते हैं, उच्च न्यायालय में अधिकतम न्यायाधीशों की संख्या 160 हो सकती है, तो वहीं न्यूनतम न्यायाधीशों की संख्या 3 हो सकती है। लेकिन ये संख्या समय के अनुसार बदलती और घटती रहती है। वर्तमान समय में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सबसे अधिक न्यायाधीश है 160, तो वहीं सिक्किम उच्च न्यायालय में सबसे कम न्यायाधीश हैं अर्थात 3। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पावर के विषय में भी हम उल्लेख करते हैं। इसके पावर में नंबर 1 प्रारंभिक क्षेत्राधिकार आता है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है मौलिक अधिकार, कंपनी कानून संबंधित विवाद विच्छेद यानी तलाक, वसीयत संबंधित विवाद। नंबर 2 में उसे आता है अपीलीय क्षेत्राधिकार। तदीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में 2 तरह का अपील किया जा सकता है, दीवानी अपील एवं फौजदारी अपील। दीवानी अपील वही किया जा सकता है जिसमें संपत्ति की न्यूनतम मूल्य 5 लाख रुपया हो।
तो फौजदारी अपील वही किया जा सकता है जिसमें फांसी या मृत्युदंड की सजा दी गई हो। उच्च न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय की दर्जा प्राप्त है, तो सर्वोच्च न्यायालय की तरह उच्च न्यायालय को भी अभिलेखीय न्यायालय की दर्जा प्राप्त है। ऐसा इसलिए कि उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले को अभिलेख की तरह सुरक्षित रखा जाए ताकि अधीनस्थ न्यायालय उसे प्रमाण के तौर पर प्रस्तुत कर सके। इतना ही नहीं, उच्च न्यायालय को परिनिरीक्षण की शक्ति प्राप्त है। इस शक्ति के तहत उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय के कार्यों का निरीक्षण कर सकता है। उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार का रिट जारी करता है। और रिट कौन कौन है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण एवं अधिकार परीक्षा। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत बंदी बनाए गए व्यक्ति के प्रार्थना पर उच्च न्यायालय बंदी बनाए जाने के कारणों का निरीक्षण करता है। अगर निरीक्षण और सत्य पाया गया तो बंदी का बनाए गए व्यक्ति को सजा को माफ कर सकता है, यानी उस व्यक्ति को मुक्त कर सकता है। परमादेश के तहत उच्च न्यायालय अपने अधिकारी को सही तरीके से कार्य करने का दिशा निर्देश दे सकता है। प्रतिषेध के तहत उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय को कह सकता है, आदेश दे सकता है अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत रहकर काम करें। तो उत्प्रेषण, इसके तहत उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिए गए किसी मुकदमे से संबंधित कागजात को अपने पास मंगवा सकता है और उसके द्वारा दिए गए फैसले को बदल सकता है। अधिकार परीक्षा, और इसके तहत उच्च न्यायालय को लगता है कि इस व्यक्ति की नियुक्ति गलत तरीके से हुई है, तो ऐसी स्थिति में उच्च न्यायालय उस व्यक्ति के उस पद से संबंधित पावर के प्रयोग पर रोक लगा सकता। हम देखते क्या हैं? हम देखते हैं कि भारत के संविधान संसद को यह अधिकार है, वह चाहे तो 1 से अधिक राज्यों के एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकता है। पूर्वोत्तर के 7 राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय है जिसका नाम है गुवाहाटी उच्च न्यायालय। पूर्वोत्तर के 7 राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय है और पूर्वोत्तर के 7 राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय है और पूर्वोत्तर के 7 राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय है। उस उच्च न्यायालय का क्या नाम है? उच्च न्यायालय का नाम है गुवाहाटी उच्च न्यायालय। तो हम देखते हैं कि पश्चिम बंगाल एवं अंडमान निकोबार के लिए एक ही उच्च न्यायालय है जिसका नाम है कलकत्ता उच्च न्यायालय। तो तमिलनाडु एवं पांडिचेरी के लिए एक ही उच्च न्यायालय है जिसका नाम है मद्रास उच्च न्यायालय। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली के लिए एक ही उच्च न्यायालय है जिसका नाम है मुंबई उच्च न्यायालय। तो हम यहाँ पर देखते हैं केरल एवं लक्षद्वीप के लिए एक ही उच्च न्यायालय है जिसका नाम है एर्नाकुलम उच्च न्यायालय। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में एक उच्च न्यायालय है। तो हम देखते हैं जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख संयुक्त उच्च न्यायालय का नाम बदलकर वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर लद्दाख उच्च न्यायालय कर दिया गया है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1916 ईस्वी में। अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि भारतीय संविधान का जब हम अवलोकन करते हैं तो भारतीय संविधान के अगर हम अनुच्छेद की चर्चा ना करें तो फिर ये सारे काम अधूरे से रह जाते हैं। अब यहाँ पर अनुच्छेद की जब बात हो रही है तो अनुच्छेद की बात करते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 214 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। तो अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय का दर्जा दिया गया। अनुच्छेद 216 से उच्च न्यायालय के गठन एवं स्थापना के विषय में जानकारी मिलती है। अनुच्छेद 217 के तहत उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकार की रक्षा हेतु 5 प्रकार का रिट जारी कर सकता है। रिट हम लेख को कहते हैं। अनुच्छेद 231 के तहत एक या एक से अधिक राज्य के लिए एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है। जहाँ तक सवाल है कि यहाँ पर देखिए आप जो एक एक करके हम आते हैं, एक एक करके जब हम आते हैं तो यहाँ उच्च न्यायालय में पूछेगा कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। तो उच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश होंगे इसका निर्धारण कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश की जब हम बात करते हैं तो इसे नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश को पद एवं गोपनीयता शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल दिलाता है। हम देखते हैं कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति क्या करता है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह मशविरा करता है
उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति, उस राज्य के राज्यपाल, उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह मशविरा लेता है। इतना ही नहीं, हम देखते हैं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश की जब जहाँ तक बात है, इसका कार्यकाल 62 वर्ष की आयु तक होता है। अगर कार्यकाल के दौरान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश अपने पद से मुक्त होना चाहता है तो राष्ट्रपति को त्याग पत्र देकर अपने पद से मुक्त हो सकता है, या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश अपने पद का दुरुपयोग करता है या भ्रष्टाचार के मामले में दोषी पाया जाता है, ऐसी स्थिति में उसे संसदीय महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश को हटाने के लिए संसदीय महाभियोग संसद के प्रत्येक सदन द्वारा 2/3 बहुमत